आज का जो अपना टॉपिक है वो है संसदात्मक शासन प्रणाली। हमने देखा कि शासन के विभिन्न रूप हैं, लोकतंत्र, अधिनायक तंत्र, संसदात्मक, अध्यक्षात्मक। लेकिन मुख्य रूप से जो दो रूप हैं वो है लोकतंत्र और अधिनायक तंत्र। लोकतंत्र के भी विभिन्न रूप देख सकते हैं। एक रूप संसदात्मक है तो दूसरा अध्यक्षात्मक। एक अन्य रूप इसका एकात्मक और संघात्मक शासन प्रणाली भी है। यहाँ हम संसदात्मक शासन प्रणाली की बात करते हैं। यह शासन की वह व्यवस्था है जिसके अंतर्गत व्यवस्थापिका और कार्यपालिका परस्पर संबंधित होती हैं और कार्यपालिका व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी होती है। गार्नर महोदय का कहना है कि संसदात्मक शासन वह शासन प्रणाली है जिसमें वास्तविक कार्यपालिका अर्थात मंत्रिमंडल व्यवस्थापिका या उसके लोकप्रिय सदन के प्रति अंतिम रूप में निर्वाचक मंडल के प्रति अपने राजनीतिक नीतियों तथा कार्यों के लिए कानूनी रूप से उत्तरदायी होती है और राज्य का प्रधान नाममात्र तथा अनुत्तरदायी होता है। इसी प्रकार गैटल महोदय भी कहते हैं कि संसदात्मक शासन शासन के उस रूप को कहते हैं जिसमें प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद अर्थात वास्तविक कार्यपालिका अपने कार्यों के लिए कानूनी दृष्टि से व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी होती है, क्योंकि आधुनिक राज्यों की व्यवस्थापिका के दो सदन होते हैं। अतः मंत्रिमंडल वास्तव में उस सदन के नियंत्रण में होता है जिसे वित्तीय मामलों पर अधिक शक्ति प्राप्त होती है और जो निर्वाचकों का भी अधिक सीधे ढंग से प्रतिनिधित्व करता है। तो ये तो हुई दोनों ही विद्वानों द्वारा दिए गए विचार या बात। वैसे इस शासन व्यवस्था को मंत्रिमंडलात्मक शासन या उत्तरदायी शासन के नाम से भी हम कह सकते हैं। इसके अंतर्गत कार्यपालिका शक्ति किसी एक व्यक्ति में निहित न होकर मंत्रिमंडल या कैबिनेट नामक एक समिति में निहित होती है, इसीलिए इसे मंत्रिमंडलात्मक शासन कहते हैं। इसके अतिरिक्त इस शासन व्यवस्था में कार्यपालिका व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी होने के कारण इसे उत्तरदायी शासन के नाम से भी पुकारा जाता है। लेकिन ये संसदात्मक शासन व्यवस्था का जो व्यवहारिक रूप है वो हम विस्तार से देखेंगे कि इसमें शासन का प्रधान या तो राजा या राष्ट्रपति सिर्फ और सिर्फ नाम मात्र का होता है, रबड़ की मोहर होता है। और शासन की जो वास्तविक प्रधान के रूप में मंत्रिपरिषद के द्वारा किया जाता है, तो लोकप्रिय या निम्न सदन में जिस राजनीतिक दल को बहुमत प्राप्त हो, राज्य के प्रधान के द्वारा उस राजनीतिक दल के नेता को प्रधानमंत्री पद ग्रहण करने के लिए आमंत्रित किया जाता है। दो बात हमने देखी, एक तो शासन का जो प्रधान है चाहे वो राजा है या राष्ट्रपति या नाम मात्र का होगा, और वास्तविक शासन का प्रधान जो होगा वो मंत्री परिषद के द्वारा किया जाता है। और लोकप्रिय सदन जिस राजनीतिक दल को बहुमत प्राप्त होगा उसका जो प्रधान होगा, उस राजनीतिक दल का जो नेता होगा वो प्रधानमंत्री के पद के लिए आमंत्रित किया जाएगा। तो इसीलिए प्रधानमंत्री साधारणतः अपने ही राजनीतिक दल से मंत्रिपरिषद का निर्माण करता है। साधारणतः मंत्रिपरिषद के सदस्यों के लिए व्यवस्थापिका का सदस्य होना आवश्यक होता है, किंतु प्रधानमंत्री किसी ऐसे सदस्य को भी मंत्रिपरिषद में शामिल कर सकता है जो उस व्यवस्थापिका का सदस्य बनना व्यवस्थापिका का सदस्य ना हो। इंग्लैंड और भारत आदि देशों में संसदात्मक शासन पद्धति ही है। अब संसदात्मक शासन
की कुछ प्रमुख विशेषताएं हैं वो है नाम मात्र की व वास्तविक कार्यपालिका का भेद। संसदात्मक शासन व्यवस्था में नाम मात्र की कार्यपालिका अलग होगी और वास्तविक कार्यपालिका अलग होगी। दूसरा है व्यवस्थापिका व कार्यपालिका में घनिष्ठ संबंध। घनिष्ठ संबंध क्यों होगा? क्योंकि व्यवस्थापिका में से ही कार्यपालिका का गठन किया जाता है और व्यवस्थापिका के ही प्रति वो उत्तरदायी होती है। तीसरी बात, कार्यपालिका के कार्यकाल की अनिश्चितता। इस शासन व्यवस्था में मंत्रिपरिषद का कार्यकाल निश्चित नहीं होता। कार्यपालिका उसी समय तक अपने पद पर बनी रहेगी जब तक उसे व्यवस्थापिका का विश्वास प्राप्त रहता है। फिर एक प्रमुख विशेषता है सामूहिक उत्तरदायित्व। एक सबके लिए और सब एक के लिए, एक साथ तैरते हैं और एक साथ ही डूबते हैं। अर्थात संसदीय शासन में वास्तविक कार्यपालिका का निर्माण करने वाले मंत्री सामूहिक रूप से व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी होते हैं। फिर है व्यक्तिगत उत्तरदायित्व। प्रत्येक मंत्री अपने अधीन विभाग का प्रबंधक होता है। इस प्रकार उसे व्यक्तिगत रूप से उस विभाग को सुयोग्य ढंग से चलाने के लिए विधानमंडल के प्रति उत्तरदायी रहना होता है। फिर है प्रधानमंत्री का नेतृत्व। संसदीय शासन में प्रधानमंत्री मंत्रिमंडल का नेता होता है। वह मंत्रिमंडल रूपी मेहराब की आधारशिला होती है। लॉस्की के शब्दों में मंत्रिमंडल के निर्माण, जीवन और अंत में केंद्रीय स्थिति रखता है। संसद के निम्न सदन में बहुमत दल का नेता होने के कारण यह सदन का भी नेता कहलाता है। R.H. सोल्टाउ का कहना है कि प्रधानमंत्री में एक साथ चार व्यक्तित्व मिले हुए होते हैं। पहला तो वो कैबिनेट अर्थात देश की सरकार का प्रधान होता है। दूसरा वह संसद का नेता होता है। तीसरा वह कैबिनेट का राज्य के प्रधान के साथ संबंध स्थापित करता है और चौथा वह राजनीतिक दल का प्रधान होता है। तो इस प्रकार संसदात्मक शासन की ये प्रमुख विशेषताएं हमने देखी और नेक्स्ट वीडियो जो होगा हमारा उसमें हम संसदात्मक शासन व्यवस्था के गुण और दोषों पर प्रकाश डालेंगे।